गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपन कल वाले वीडियो में सेकंड चैप्टर की चर्चा स्टार्ट कर चुके हैं और इस सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं पूरा। इसका हमने जो मेनली टॉपिक है, जो स्टार्टिंग का टॉपिक है, वो हमने कल स्टडी भी कर लिया था। और एक कल मैं आपको अंत में बता के गया था कि अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, है ना, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज और बताना चाहता हूँ, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक हमें थोड़ा सा अब की बार एक और पढ़ना है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सतत आवेश वितरण। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में बोलते हैं सतत आवेश वितरण। अब देखना, हमने जब फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन किया था, फर्स्ट चैप्टर की जब स्टडी की थी, तो हमने उस समय ये कहा था कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटीकृत होती है। अर्थात चार्ज जो होता है वो क्वांटीकृत होता है, अर्थात एक फुल फॉर्म में जाता है, नहीं कि हाफ, 3/2, 5/2, इस फॉर्म में हाफ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस, उस समय तक आपने किया था डिस्क्रीट फॉर्म में, लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है तो उसकी कितनी फॉर्म होती है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की 3 फॉर्म होती है। हमें इन तीनों के सिंपल फॉर्मूलाज याद रखने हैं और सिंपल ही तरीके से इसकी स्टडी करनी है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहला जो होता है वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। और सेकंड वाला जो होता है, फर्स्ट नंबर लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड वाला जो होता है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो थर्ड वाला जो होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये 3 चीजें होती है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 चीजें आएंगी। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या हो गया? रेखीय आवेश घनत्व। ओके, और इसको हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको बोलेंगे हम पृष्ठ आवेश घनत्व। ओके, और ये जो होगा थर्ड वाला, इसको हम बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, ये 3 प्रकार की हमारे पास चीजें होती है सतत आवेश वितरण में। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 प्रकार की परिभाषाएं आएंगी। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके बाद में सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड नंबर क्या आएगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश वितरण घनत्व और पृष्ठ आवेश वितरण घनत्व, और एक आएगा आयतन वितरण घनत्व या आयतन आवेश घनत्व। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या, सिग्निफिकेंस इनका इंडिकेशन क्या होता है? इसको जो प्रदर्शित करते हैं हम लैम्डा से, इसको प्रदर्शित करेंगे हम सिग्मा से, और इसको प्रदर्शित करेंगे हम रो से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब सबसे पहली चीज क्या होती है? रेखीय आवेश वितरण घनत्व। रेखीय आवेश वितरण घनत्व तब आता है जब चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो अलोंग ए लाइन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो अलोंग ए लाइन। एक रेखा के अनुदिश एक समान रूप से जब चार्ज वितरित होता है, एक रेखा के अनुदिश जब एक समान रूप से चार्ज वितरित होता है, तो उस समय हम प्रयुक्त करते हैं रेखीय आवेश घनत्व को। वी यूज द लीनियर चार्ज डेंसिटी व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अलोंग ए लाइन। जब चार्ज जो है, जब आवेश जो है वो एक रेखा, एक लाइन, एक पट्टिका पर एक समान रूप से वितरित हो, तो उस समय रेखीय आवेश घनत्व को यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो सिंपली हमें याद रखना है, dQ/dN, dQ/dN। अब यहाँ पे dQ क्या है? dQ है इन्फिनिटेसिमल वैल्यू ऑफ चार्ज, इन्फिनिटेसिमल चार्ज वैल्यू है, एक छोटा सा आवेश का मान है। dl क्या है? dl उस रेखा की लंबाई है, उस पट्टिका की लंबाई है, उस स्ट्रेट की लंबाई है जिस पर आप चार्ज को क्या कर रहे हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट चार्ज की कूलम्ब, और इसकी क्या होगी? मीटर। तो कूलम्ब होगी मीटर होगी। कोई दिक्कत नहीं, यहां से हम dq की वैल्यू निकाल सकते हैं लैम्डा गुना d। ओके, अब हम चलते हैं आगे वाले के ऊपर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है dq/ds। अब यहाँ पे ds क्या है? इसको यूज कब करते हैं? पहले वाले को यूज कब करते हैं? पहले वाले को यूज जब करते हैं जब हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अलोंग ए लाइन। ओके, बट सेकंड वाले को यूज कब करते हैं? सेकंड वाले को यूज जब करते हैं जब हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अलोंग ए सरफेस, एक सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ओके, जिस सरफेस की वैल्यू कितनी है? ds है। जिस सरफेस की वैल्यू कितनी है? ds है। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर dQ/ds। dQ क्या हो गया? वही
और ds क्या हो गया सरफेस एरिया। ओके, इसका फिर इसकी यूनिट क्या होगी कूलाम बटा सरफेस एरिया क्या होगी मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। यहां से dq कितना आ जाएगा, यहां से dq आ जाएगा सिग्मा डॉट ds। अब हम चलते हैं थर्ड वाले के ऊपर। थर्ड वाले का मान आता है रो का मान आता है dq बटा dv। ओके, अब dq बटा dv है। अब यहां पे फर्स्ट वाले में हमने क्या कहा when charge is uniformly distributed along a line। सेकंड वाले में हमने कहा when charge is distributed along a surface। थर्ड वाले में हम ये कहेंगे when charge is distributed along a 3D structure। जब एक 3D स्ट्रक्चर पर चार्ज क्या हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्या हो तो देन वी हैव टू यूज रो बराबर dq बटा dv। तो dq कोई चार्ज की छोटी वैल्यू और dv एक छोटा सा आयतन, एक इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम। ओके, तो देन इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट ये गुणांक और ये आ गया मीटर क्यूब। अब यहां से अगर dq की वैल्यू निकालें तो रो dv आता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस आवेश घनत्व है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व है। ये तीन हमारे पास कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूं, इसको साफ करता हूं, इसको गौर से आप देखना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम बढ़ते हैं एक चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब मान लिया कि आपके पास एक कोई रेखा है जिसके ऊपर आवेश वितरण है। अब आपने एक छोटी लंबाई ले ली dl, एक छोटी लंबाई ले ली dl। ये केवल समझने की चीज है, हालांकि ये चीज ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, बट कभी कभी अगर पूछा जाए तो इसलिए हम इसको आसानी से थोड़ा सा नोट करके समझ लेते हैं। एक रेखा है लंबाई की जिसकी छोटी लंबाई कितनी हमने ले ली, छोटी लेंथ ले ली dl। यहाँ पे चार्ज कितना वितरण है dq। अब मान लिया कि dq से r दूरी पर पॉइंट p है, इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी k dq बटा r स्क्वायर और r के। ये तो हम जानते हैं k dq बटा r स्क्वायर गुना r के। अब dq क्या होगा, हमने यहाँ पर क्या ली है, एक लाइन ली है, एक रेखा ली है, और जब रेखा पर चार्ज कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम कौन सी डेंसिटी यूज करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट अलोंग ए लाइन, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अलोंग ए लाइन, जब आवेश क्या हो एक लाइन पर सतत रूप से वितरित हो तो हम कौन सी डेंसिटी को यूज करते हैं, हम करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज। तो देन यहां पर dq का मान कितना आ जाएगा, मान लेते हैं d ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं d निकालूंगा तो कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमने ये लो इंटीग्रेशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर a निकालूं तो dq का मान कितना होगा, देन वी यूज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तब क्या होगा dq बराबर हो जाएगा लैम्डा गुना dl। तो देन वी अप्लाई dq लैम्डा गुना dl बटा r स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब लैम्डा, इफ लैम्डा इज कांस्टेंट, यदि लैम्डा क्या हो कांस्टेंट हो तो देन लैम्डा को क्या ले आते हैं, बाहर ले आते हैं और k dl अपॉन r स्क्वायर। अब जो भी आगे प्रोसेस होती है उसको हम करते जाते हैं। ये मान आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक रेखीय वितरण, रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये मान, अगर मैं मान लिया कि एक सरफेस ले लूं, अगर मान लिया मैं कि कोई एक सरफेस ले लूं, इस सरफेस में ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, ये सरफेस इस छोटे छोटे बॉक्सों से पूरा मिलकर बना हुआ है। अब अगर मान लिया मेरे पास ये है जिसका मान कितना है ds, इस ds से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, इस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यही होगी जहां आवेश का मान कितना है dq है, आवेश का मान कितना है dq है। मैंने एक छोटा भाग लिया है, पूरे सरफेस का एक छोटा सा पार्ट लिया है ds, पूरे सरफेस का एक छोटा सा पार्ट लिया है, कितना लिया है ds में चार्ज का मान कितना है dq से r दूरी पर स्थित कितना पॉइंट है p, इस p पॉइंट पर मान तो यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, टोटल करेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे। अब dq की जगह वी हैव टू यूज, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी। तो देन यहां पे dq बराबर क्या आ जाएगा, dq बराबर आ जाएगा सिग्मा गुना ds, तो e बराबर आ जाएगा k सिग्मा ds बटा r स्क्वायर। इफ सिग्मा इज कांस्टेंट, यदि पृष्ठ आवेश घनत्व नियतांक हो तो सिग्मा को भी क्या निकाल लेते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं और आ जाएगा k ds अपॉन r स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यही हम चलते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई 3D स्ट्रक्चर है जिसका कोई वॉल्यूम कितना है dv है, उसमें dq आवेश है, उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, तो देन ड्यू टू इट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग
सिग्मा ds की जगह क्या कर देंगे, रो ds। ओके, रो को इफ रो इज कांस्टेंट तो देन हम रो को क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास तीनों मान अलग अलग आ जाते हैं ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, दोबारा एक बार बता देता हूं कि यदि चार्ज का कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए अलोंग ए लाइन, देन वी हैव टू यूज टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, एंड लैम्डा बराबर होता है dq बटा dl। हियर dq इज द इनफिनिटेसिमल वैल्यू ऑफ चार्ज एंड dl इज द स्मॉल लेंथ ऑफ जो अपन स्ट्रिप ले रहे हैं, जो अपन लाइन ले रहे हैं उसकी। ओके, तो देन सेकंड टर्म इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए सरफेस, अगर एक तल के ऊपर एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बराबर होती है dq बटा ds। अगर चार्ज जो हो वो एक आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो हम यूज करते हैं रो, आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसका मान कितना होता है, रो बराबर होता है dq बटा dv। ओके, मैंने इन तीनों की यूनिट बताई, इन तीनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो बताई। अब हम जो मैंने आपको कल टॉपिक बताया था उसके ऊपर चलते हैं। जो मैंने आपको कल टॉपिक बताया था उस टॉपिक का नाम होता है एप्लीकेशन ऑफ द गाउस लॉ। ओके, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग करने से पूर्व, मैं आपको कल एक बार बता चुका हूं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग करने से पूर्व हमें दो चीजें माननी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक इमेजिनरी सरफेस लेना पड़ता है, जो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, 3D स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिकॉज गाउस इज ओनली अप्लाइड, गाउस कैन बी ओनली अप्लाइड ऑन 3D स्ट्रक्चर। गाउस के नियम को केवल और केवल त्रिविमीय ज्यामितियों पर उपयोग हमें कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले मान लिया कि एक लाइन है जिसकी लंबाई कितनी है, अनंत है, जिसकी लंबाई इनफाइनाइट है। ओके, इनफाइनाइट लेंथ की एक रोड है मान लिया, तो जिसके ऊपर हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, चार्ज को क्या कर रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। मान लीजिए कि इसका कोई एक मीडियम पॉइंट है, मीडियम वाला पॉइंट है, एकदम सेंटर वाला पॉइंट है, जिसका मान लिया हमने कितना है, ओ। कितना मान लिया हमने, ओ मान लिया। मान लीजिए कि एक इनफाइनाइट लेंथ की रोड है, रोड मानो, लाइन मानो, एक सिंपल सा टॉपिक बता रहा हूं आपको, बुक वाले टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बारी-बारी से, लेकिन सबसे पहले समझने की चीज है कि इनको कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यदि हम गाउस के लॉ को अप्लाई करें तो किस प्रकार से अप्लाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल गाउस के लॉ के लिए हम निकालेंगे, तो हमारे पास मान लीजिए कि रोड है जिसकी लंबाई कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ है। अब इसका मान लिया कि ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से जितनी दूरी पर ऊपर की ओर एक बिंदु लेते हैं, उतनी की उतनी दूरी पर नीचे की ओर भी एक बिंदु ले लेते हैं। ये लेंथ और ये लेंथ, इसका मतलब OA बराबर क्या है, OB है। OA बराबर क्या है, OB है। ये बात ध्यान रखना, OA बराबर कितना है, OB है। अब मान लिया कि O से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट B है, जिस पॉइंट के ऊपर इस लाइन के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसके कारण से इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके कारण से ये जो लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था उसके कारण से, जो लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था हमें पता है, इसके कारण से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अब मैं इसको यहां से मिला देता हूं और इसको मैं यहां से भी मिला देता हूं। ओके, अब मान लिया कि यहां जो A है उसके ऊपर चार्ज कितना है, dq है, और यहां जो B है उसके ऊपर भी चार्ज कितना है, dq। कोई दिक्कत नहीं है, q चार्ज जो है वो पूरी लाइन के ऊपर इनफिनिटेसिमल वाले जो रोड है, इनफिनिटेसिमल लेंथ वाले जो रोड है, इनफाइनाइट वाले लेंथ वाले जो रोड है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है q चार्ज। अब dq चार्ज यहां और dq चार्ज यहां। अब ये मान लिया r है और ये मान लिया a और ये मान लिया a है, तो ये कितना हो जाएगा, √a² प्लस r², और ये भी कितना हो जाएगा, √a² प्लस r²। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। मान लिया ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखना ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है और हम इसको पॉजिटिव चार्ज से चार्ज मान रहे हैं, तो इसके कारण मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी dE1 है, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी dE1 और इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी dE2। ओके, अभी तक मैं आपको केवल डायरेक्शनली बता रहा हूं,
चार्ज उपस्थित है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है dE1। ओके, अब होगा वही बिंदु B के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान कितना है dE2 और दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है। आगे बात समझ में, अब देखना इन दोनों की लेंथ क्या है समान, चार्ज की वैल्यू क्या है समान, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा सेम होगा। अब अगर ये थीटा है ये थीटा है दोनों, तो ये भी थीटा हो जाएगा थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ओके, अब जो ये dE1 और dE2 है वो we can divide dE1 and dE2 into their components। हम इन दोनों के अवयवों घटक अवयवी जो घटक होते हैं उनमें आसानी से विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक घटक इधर लेंगे और एक घटक इधर लेंगे, ये हो जाएगा dE1 cos थीटा और ये भी हो जाएगा dE2 cos थीटा, परंतु ये होगा dE2 sin थीटा और ये हो जाएगा dE1 cos sin थीटा। ओके, dE1 sin थीटा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि dE1 किसके कारण है, dE2 के कारण है, तो क्या होगा k dq बटा अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो देन क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में है, ये मान लिया पॉइंट P है, ये a है, तो a से B की डायरेक्शन में है। ओके, ऐसे कैसे सेम dE2 क्या हो जाएगा k dq अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और कौन सी डायरेक्शन में B P डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ये किधर किधर जाएगा इधर की तरफ, ये किधर किधर जाएगा इधर की तरफ। हम इन दोनों को अब देखना, इन दोनों मानों से आप देख रहे होंगे कि dE1 और dE2 के मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है। जब मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो फिर हमें देखना क्या है, हमें केवल डायरेक्शन देखनी है। अब देखना dE1 थीटा के मान भी समान है, तो dE1 sin थीटा और dE2 और dE1 sin थीटा के मान क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड तो क्या है इनके बराबर है, परंतु डायरेक्शन क्या है इनकी अपोजिट है। जब मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो दोनों मान एक दूसरे को क्या कर देते हैं निरस्त कर देते हैं। आगे बात समझ में, ये हम आज नहीं कर रहे हैं, हम 11th में भी बहुत बार करके आ चुके हैं कि जब जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू इक्वल होती है एंड डायरेक्शन अपोजिट होती है तो देन दे आर कैंसिल ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल जो कंपोनेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब जो ये लाइन है, जो ये रोड है हमारी, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दैट रोड, ये इस रोड के लंबवत दिशा में है। इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश घनत्व या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हो तो उस आवेश के कारण उससे लंबवत दूरी में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो लंबवत दिशा ही होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही होती है। ओके, तो सबसे पहले हमने हाउस रूल को स्टार्ट करने से पूर्व ये जाना है कि किसी भी सरफेस के कारण, किसी भी लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किस दिशा में होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये हम जान चुके हैं अच्छी तरीके से। हमने यहाँ पर देखा कि दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है सेम है और दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है, थीटा की वैल्यू सेम है और ये दोनों वैल्यू भी क्या है इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। और ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मान लिया कि E पूछे तो क्या होगा dE1 cos थीटा प्लस dE2 cos थीटा, ये दोनों आपस में जुड़ के और हमें रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। आगे बात समझ में, ये अभी तक हमारा गाउस के नियम का आधा हुआ है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग का आधा भाग हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने केवल ये जाना है कि हाउ वी कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को कैसे प्रकार से डिसाइड करेंगे। बिकॉज ये जो चीज होती है वो ये मैटर करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है न कि स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमें हमेशा पता होनी चाहिए। अब जब डायरेक्शन हमने निकाल दी तो अब हम उस मुद्दे पर आ जाते हैं कि अब हमें निकालना पड़ता है इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने से पूर्व मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि जब भी गाउस के नियम का अनुप्रयोग
सिलेंडर में चेंज कर लेंगे, एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिकॉज क्योंकि वीडियो छोटे छोटे डाले जा रहे हैं, इसलिए डाले जा रहे हैं कि ताकि आप इनको आसानी से समझ सको और इनके बारे में जो भी कंफ्यूजन हो, अभी तक आपका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपसे बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे रिस्पॉन्स दो। अभी बहुत टाइम है हमारी स्कूलें खुलने में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी थोड़ा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, अपनी जो सीटिंग टाइम है उसको इंक्रीज करो, और जितने भी इस चीज में कंफ्यूजन है मैं आपको एकदम अपनी लैंग्वेज में आराम से समझा रहा हूँ वीडियोस में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप फोन कॉल कर सकते हो, एट एनी टाइम आप फोन कॉल कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है उसको राइज करो, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुट करो, कमेंट बॉक्स देखा तो उसमें जवाब देंगे, अगर उसमें नहीं देखा गया तो आप मेरे को कॉल करो। लेकिन इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने का प्रयास करो, ताकि जब हम मिले आपसे स्कूल में तो हमारे पास कुछ ना कुछ मैटर ऐसा हो जिसको हम स्टडी कर चुके होते हैं, जिसको हम पढ़ाई कर चुके होते हैं, ऐसा हमें मैटर कुछ ना कुछ मिले। इसलिए पे रहो और इसके बारे में अध्ययन करते जाओ। आज हमने जो पढ़ा है वो एक बहुत सिंपल टॉपिक था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में हमने पढ़ा था इस कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर हमने पढ़ा है गाउस के लॉ, और गाउस के लॉ के कारण भी अभी हमने केवल डायरेक्शन निकालना देखा है, न कि मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे।